We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के मीडिया ग्रुप पर झल्ला जाते हैं, जिसने DIA लीक्स पर बेस्ड ये रिपोर्ट चलाई कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीने के लिए रुका है। दावा तो यहां तक किया गया कि ईरान के पास अब भी 60% से ज्यादा एनरिच यूरेनियम, IR-6, IR-8 जैसी सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं, जो अज्ञात पहाड़ियों के नीचे बंकरों में दबे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक राफेल ग्रासी ने दावा किया कि ईरान फिर से यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू कर सकता है। ऐसे में सवाल उठे कि अमेरिका को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से हासिल क्या हुआ और क्या ईरान ने अमेरिका के पहुंचने से पहले ही फोर्डो का तहखाना खाली कर दिया था। 19 जून को सामने आई फोर्डो यूरेनियम साइट की ये सैटेलाइट तस्वीरें इसी ओर इशारा करती हैं। इसमें करीब 19 ट्रक फोर्डो पहाड़ी के उसी रूट पर लाइन से खड़े थे जिसका रास्ता साइट्स को कनेक्ट करता है। इन तस्वीरों में यह भी दिखा कि ट्रक के साथ कारों का काफिला भी है। ये मूवमेंट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के 3 दिन पहले हुई थी। कोवर्ट ऑपरेशन के इतिहास का इजराइल का यह ऑपरेशन इसलिए भी अलग था जब उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने दुश्मन देश ईरान के अंदर घुसकर न सिर्फ तमाम सीक्रेट छान डाले, बल्कि दुश्मन की धरती पर अपने लिए अटैकर ड्रोन बेस तक अंदर ही अंदर तैयार कर लिया। दुनिया भर के खतरनाक प्रॉक्सी संगठन चलाने वाले ईरान, उसकी सेना IRGC और उसके अंदरूनी इंटेलिजेंस विंग को मोसाद के सीक्रेट गेम की भनक तक नहीं लगी और इसने ईरान के अंदर ही अंदर पूरी तबाही का प्लॉट तैयार कर दिया। तस्करी के जरिए हथियार भी हजारों मील दूर से ईरान लाए गए। फिर एक तारीख आई। यही वो वक्त था जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर हमले शुरू किए। ऑपरेशन राइजिंग लायन में ही 3 कोवर्ट ऑपरेशन छिपे हुए थे। ऑपरेशन नार्निया, इसके जरिए मोसाद ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े टॉप साइंटिस्ट को उनके ही बेडरूम में हिट किया और एलिमिनेट किया। इसी तरह ईरानी सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ, IRGC के चीफ ऑफ कमांडर, IRGC के एयर स्पेस चीफ, ईरानी वायुसेना के चीफ को भी इजराइल ने पहली रात में खत्म कर दिया। दूसरे नंबर पर मिशन C, इसके जरिए मोसाद ने ईरान के अंदर बनाए अपने सीक्रेट ड्रोन मिसाइल बेस से ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया और इजरायली वायुसेना के विमानों के लिए सेफ पैसेज तैयार किया। तेहरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, जो ईरान की राजधानी में है और 600 ग्राम प्लूटोनियम तक उत्पादन करने में सक्षम है। नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर, जो ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दूर है। दावा किया गया कि यहाँ 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, जहां पर यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है और जहां से कच्चे यूरेनियम को गैस में तब्दील किया जाता है। अराक हैवी वाटर रिएक्टर, जहां प्लूटोनियम बनाया जाता है और इसे आधिकारिक तौर पर IR-40 रिएक्टर के तौर पर जाना जाता है। ईरान ने पहली बार सीधे तेल अवीव पर शाहिद ड्रोन्स और फतेह 110 मिसाइल से हमला किया। ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की सीरीज है। ईरान का आयरन डोम 80% मिसाइलें रोक सका, लेकिन कुछ निशाने तक पहुंची और तबाही मचाने लगी। इस तरह तीसरे दिन ये जंग इजरायली लोगों के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। ईरान ने इजराइल के ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। यह हाइफा में सबसे बड़ा प्लांट है, जिसे ईरान ने सेजिल मिसाइल से हिट किया था। अब पूरी तरह अर्बन वॉरफेयर का सीन बन गया था। ईरान ने इजराइल के एनर्जी और इकोनॉमिक सेंटर को तबाह किया। 15 जून की रात को ईरान ने हाइफा पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की, जिनमें से कुछ ने हाइफा की तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइनरी की पाइपलाइंस और ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचा था। इजराइल ने ईरान के साउथ पार्ट्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया। ये इजराइल का ईरान के तेल और गैस बुनियादी ढांचे पर पहला और सबसे बड़ा हमला था।
ईरान के बुशहर प्रांत में साउथ पार्ट्स गैस फील्ड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। इजराइल ने ईरान के पावर ग्रिड और सैन्य कम्युनिकेशन पर साइबर अटैक किया। तेहरान का कमांड सिस्टम 6 घंटे के लिए फेल। इजरायली फोर्स ने दावा किया कि तेहरान का एयर स्पेस उसके कंट्रोल में आ चुका है। इसके बाद बैक टू बैक एयर स्ट्राइक शुरू हुए। जो अमेरिका इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन से खुद को अलग लेकर चल रहा था, अब उसके लिए आर पार की घड़ी आ गई थी। इसके चलते अमेरिका की सीधी एंट्री हुई। इजराइल को कवर फायर देने के लिए अमेरिका जंग में उतरा तो जरूर, मगर मिडिल ईस्ट में उसके स्टेक ईरानी प्रतिशोध के निशाने पर आ गए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे बड़े आर्मी और एयरबेस को मिसाइल्स और ड्रोन से हिट किया। युद्ध के 12वें दिन ये पहली बार था जब कोई अमेरिकी बेस सीधे ईरान के निशाने पर आया था। इस बेस पर 8000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और वायुसेना के घातक विमानों की तैनाती होती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ईरान ने हमला कर अमेरिका को खुला चैलेंज किया। सबसे अमीर मुस्लिम देशों में से एक कतर भी ईरानी हमले से हैरान परेशान रह गया। इस एक हमले ने युद्ध की पूरी कहानी पलट दी। अमेरिकन मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जून को 1 बजे के आसपास सिचुएशन रूम में ट्रंप ने एक मीटिंग बुलाई थी। इसमें अमेरिकी वॉर मशीनरी के दिग्गज मौजूद थे और फिर यहां से युद्ध में एक नया मोड़ आता है, सीज फायर का। किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन के वॉर एक्सपर्ट एंड्रेस क्रेग ने अपनी रिपोर्ट में 12 दिनों के वॉर को सिर्फ शैडो वॉर कहा। उनका आकलन है कि एक छोटा युद्ध एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। डिटेल रिपोर्ट में क्रेग कहते हैं 12 दिनों का संघर्ष सिर्फ सीधी लड़ाई तक सीमित नहीं रहेगी। इजराइल अब ईरानी पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ मूव कर सकता है। साइबर हमले और प्रॉक्सी गतिविधियां जारी रहेंगी। इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान से बहुत आगे है। ईरान के टारगेट या उनके हाइडआउट इजरायली एसेट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में छोटे छोटे ऑपरेशन, अगर किसी मोर्चे पर संतुलन बिगड़ा तो सीजफायर जल्द टूट सकता है। ये युद्ध वर्चस्व की जंग से कहीं ज्यादा खुद का वजूद बचाए रखने के लिए। इसमें धर्म, परमाणु और पावर का ऐसा तिलिस्म है जिसमें किसी एक देश की तबाही तय है और इसकी जड़ में है परमाणु हथियार। खतरे का सायरन लगातार बज रहा है। एक युद्ध के महायुद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाने का खतरा साफ साफ दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।